अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से इस वक्त कयास आराइयां हो रही हैं क्योंकि इंसानी सेहत हमेशा ही सियासत और ताकत के खेल में एक अहम पहलू रही है। अब बानी पीटीआई की हालिया तिबी रिपोर्ट भी इसी हवाले से एक नायाब जो पोल है वो खोल रही है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराई गई जेल हुक्काम के मुताबिक जो रिपोर्ट है बानी पीटीआई को 2 बीमारियों वर्टिगो की तशखीस हुई है। इस रिपोर्ट में माहिरीन की राय भी शामिल की गई है जिन्होंने इन दोनों अमराज के साथ साथ बानी पीटीआई की जहनी हालत खुसूसन शदीद डिप्रेशन की कैफियत की तरफ भी इशारा किया है। तभी माहिरीन के नज़दीक वर्टिगो दरअसल एक ऐसी कैफियत है जिसमें मरीज़ को बार बार चक्कर आते हैं। बैठने, खड़े होने या चलने के दौरान मरीज़ को ऐसा लगता है कि वो तवाज़ुन खोकर गिर जाएगा। आमतौर पर वर्टिगो का ताल्लुक अंदरूनी कान की बीमारियों से होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये दिमागी बीमारियों जैसे कि फालिज या दिमागी ट्यूमर की इब्तदाई अलामत भी बन सकता है। यही वजह है कि तिबी माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी को महज एक वक्ती मसला नहीं समझा जा सकता, बल्कि ये बीमारी किसी बड़ी पेचीदगी का पेश खैमा भी हो सकती है। अगर ये अलामात मुसलसल बरकरार रहें और अद्वियात या इलाज के बावजूद ख़त्म ना हो तो माहिरीन के मुताबिक ये फ़ौरी तवज्जो और मज़ीद तफसीली टेस्ट का तकाजा करती हैं। जबकि जो ये नामी बीमारी जिसकी निशानदेही बानी पीटीआई की रिपोर्ट में हुई, इस कैफियत में मरीज़ को अपने कानों में हर वक्त शोर या मुख्तलिफ इक़साम की आवाज़ें महसूस होती हैं, जैसे घंटियों का बजना, किसी के बोलने या हंसने की बाज़गश्त या परिंदों की चहचहाट जैसी आवाज़ें। ये आवाज़ें ख़ास तौर पर खामोश माहौल में ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। गो कि ये बीमारी की बज़ाते ख़ुद ये कोई जानलेवा नहीं होती, लेकिन इससे मरीज़ की नींद, ज़हनी सुकून और सुनने की सलाहियत पर मनफी असर पड़ सकता है। कुछ ख़ास केसेस में ये भी दिमागी अमराज, फालिज या ट्यूमर की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। लिहाजा तिबी माहिरीन के नज़दीक इसको भी मामूली समझकर नज़रअंदाज करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब तिबी माहिरीन के नज़दीक ये दोनों बीमारियां आमतौर पर संगीन बीमारियों की फहरिस्त में शामिल नहीं की जाती, लेकिन जब इनके साथ साथ जहनी दबाव या डिप्रेशन भी मौजूद हो तो सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है। और रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई शदीद डिप्रेशन में मुब्तला है। डिप्रेशन ना सिर्फ मरीज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करता है बल्कि दूसरी बीमारियों को भी बढ़ा सकता है, जैसे नींद के मसाइल, दिल के अमराज या दिमागी तवाज़ुन मज़ीद बिगड़ना। अब बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ की रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जब सियासी मंजरनामा पहले ही कशीदा है, और ऐसे में बानी पीटीआई की सेहत का मामला उनके कानूनी और सियासी मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये बीमारियाँ बानी पीटीआई के लिए जेल से बाहर आने का जवाज़ बन सकती हैं? कानून और अदालती रवायत में कैदियों को अमूमन तिबी बुनियादों पर रिलीफ दिया जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि कैद उनकी सेहत के लिए जानलेवा या नाकाबिले बर्दाश्त ख़तरा बन सकती है, ऐसे कई केसेस मौजूद हैं जहां कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया या ज़मानत दी गई। बानी पीटीआई की बीमारियों को देखते हुए अगर ये साबित हो जाए कि ये दोनों बीमारियां उनकी मजमूई सेहत को इस सतह का नुकसान पहुँचा रही हैं जहाँ मज़ीद कैद उनकी जान या दिमागी सेहत के लिए ख़तरा बन सकती है, तो ऐसे में अदालत उन्हें तिबी बुनियादों पर रिलीफ दे सकती है। लेकिन चूंकि दोनों बीमारियां आम तौर पर जानलेवा नहीं होती, इसलिए यह अदालत पर मुनहसर होगा कि वो माहिरीन की राय को किस तरह देखती है और किस हद तक इस पर इन्हिसार करती है। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की सेहत पर कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल में बिल्कुल सेहतमंद और फिट हैं, किसी को उनकी सेहत के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जानबूझकर यह तासुर उभारा जा रहा है कि बानी पीटीआई की सेहत के हालात ठीक नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ एक तरह से हुकूमत पर सवाल उठा रही है कि वो बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत कर रही है। ज़ाहिर है बानी पीटीआई की डील के हवाले से भी खबरें तो गर्म हैं। ऐसे में उनकी सेहत से मुताल्लिक़ अबहाम इस तासुर को तक़वियत देता है कि शायद मेडिकल ग्राउंड्स पर बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बात की तरदीद कर रहे हैं। बहरहाल देखा जाए तो बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जेल की सलाखों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा बानी पीटीआई को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई तकसीम ने पार्टी को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में कर लिया है। तहरीक इंसाफ में टूट फूट इतनी बढ़ चुकी है कि बानी पीटीआई के जेल से बाहर आने की कोई राह दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर पार्टी में अंदरूनी कशमकश पर मखमसे का शिकार है और वो ये एतराफ़ करने पर मजबूर हैं कि पार्टी इस वक्त तकसीम की वजह से पीछे रह गई है और अब इसी वजह से महमूद खान अचकज़ई भी तहरीक इंसाफ से फासला इख्तियार करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई और पीटीआई में दरार पड़ चुकी है। राय के मुताबिक ये तनाज़ा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर पैदा हुआ। महमूद खान अचकज़ई इस बात पर नाराज़ हुए कि हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर क्यों बरकरार रखा गया है, जबकि पीटीआई रहनुमा उसने महमूद खान अचकज़ई से कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करें और मीडिया के सामने मौक़िफ़ इख्तियार करें कि स्टे ऑर्डर तक वो अपोजिशन लीडर का मनसब कबूल नहीं करेंगे।
ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और नाराज़ होकर वो बलूचिस्तान रवाना हो गए। इस मौका पर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि आप लोग चाहते हैं और चाहते ही नहीं है कि मैं ऑपोजिशन लीडर बनूं, यानी ऑपोजिशन लीडर के मामले पर तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों को नाराज़ कर रही है। अब इस सारे मामले में बानी पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बानी पीटीआई के भांजे शारिस खान और शेर शाह जमानत पर। दूसरी जानिब हुकूमती सफ़ों में भी इख्तलाफात की वाज़ेह गूंज सुनाई दे रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो इन दोनों अपनी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो न सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को भी अपने निशाने पर रख रहे हैं बल्कि वो मुसलसल मौजूदा निज़ाम को हाइब्रिड करार दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के इन बयानात की वजह से हनीफ अब्बासी उन पर जवाबी वार कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि हमें शौक होता कि कभी ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, कभी सियासतदानों और कभी अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड कह देते हैं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने हालिया दिनों में भारत के पानी छोड़े जाने के हवाले से यह दावा किया था कि भारत ने हुकूमत को उसकी पेशगी इत्तला कर दी थी, लेकिन वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी उनके पास इस मौक़िफ़ की तरदीद कर रही है। इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रानुमा अहमद अवैस साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो जेल हुक्काम ने मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई हैं बानी पीटीआई की, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर कोई तशवीश है? देखिए, वहाँ पे उनकी सेहत के ऊपर असरात तो हैं। उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है उनको, और उनका वेट भी कम हो रहा है, कुछ और भी उनको। अब वो मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने है नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता, लेकिन उनकी सेहत जिस तरह आगे हो जी। दो बीमारियों का तस्करा किया गया है, ये वर्टिगो है और है, दो बीमारियां हैं। अब ये अगर ये एक्सटेंड होती हैं, ये फर्दर एस्केलेट होती हैं, तो ये दे में लीड टू फालेज एज वेल, ये स्ट्रोक की तरफ भी जाती है। फिर वो बताते हैं कि बानी पीटीआई को शदीद डिप्रेशन भी है, वो डिप्रेशन में मुब्तला भी हैं। तो ये सिम्टम्स तो कुछ ठीक नहीं है अहमद अवैस साहब? ना देखिए ना, जिस कंडीशन में वो 2 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया है, जेल में है, उनको कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, जो कि एक्स प्रेसिडेंट की हैसियत, एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत है जो उनको देनी चाहिए थी, वो उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है वहाँ, और मुस्तकिल शुरू से नहीं मिल रही है। और वो उस लिहाज से उनको बहुत सारा जो है, यानी जून जुलाई की गर्मी और वो ह्यूमड मौसम के अंदर उनको कोई ऐसी की फैसिलिटी नहीं दी गई। जब वो अंडर ट्रायल भी थे उस वक्त नहीं दी गई, और उसके बाद भी नहीं दी गई, तो उनको परेशानी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे हालात में इंसान को एक नेचुरल डिप्रेशन, कितना भी स्ट्रॉन्ग नर्व हो, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होते हैं उसके। ठीक, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो फौरी तौर पर कोई ज़ाती इलाज मौलजे या तिबी मौलज फराहम करने की दरख्वास्त करेगी, या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की फौरी तौर पर इमीडिएट बेसिस के ऊपर दरख्वास्त करेगी? पीटीआई इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी लीगली? यकीनन करेंगे जी। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं, अच्छा यार, इतनी आपको साउंड इतनी आ रही है कि मैं बात नहीं कर सकता। आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है मतलब ऐसा, लेकिन आपको मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो आपकी जो है वो इनको इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं अभी भी बात नहीं कर सकता। अभी भी एको आ रही है सर? ये बहुत ज्यादा आ रही है। मैं आपको दोबारा डायल करा लेता है। मैं कहता हूं कि डिस्कनेक्ट करके दोबारा डायल कर ले। प्रोडक्शन टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर है तशवीश तो लाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में भी ये तशवीश है कि बानी पीटीआई जितने अरसे से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसमें कितना भी ताकतवर क्यों ना हो बंदा, उसको ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो डगमगा जाता है, या इस वक्त जो डिप्रेशन के जो आसार नज़र आ रहे हैं, आइसोलेशन के अंदर वो हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जा रही हैं। तो अब एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, वो अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर रहे हैं उससे कि ये महज ऐसे ही एक बेबुनियाद किस्म की रिपोर्ट बनाई गई है, और दूसरी तरफ अहमद अवैस साहब का मौका। साहब आई एम श्योर कि अब आवाज़ क्लियरली आप तक पहुंच रही होगी और वो एको के मसाइल भी दूर हो गए होंगे। अच्छा, आप देखिए ना, ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर सबसे पहले तो बताया ना कि ये जो तिबी इलाज मौलजे के हवाले से और फिर ज़ाती मौलज के हवाले से कोई फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम अदालत से रुजू करेगी? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है उनको।
ये फिर वैसे ही हो रहा है जी, बिल्कुल। आई एम सॉरी। जी जी, आई अंडरस्टैंड अहमद अवैस साहब, अपॉलॉजीज फ्रॉम आवर साइड, शायद कोई टेक्निकल इशू है। बस क्विकली ये बता दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कि सलमान अकरम राजा साहब तो ये फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत रिपोर्ट है जो की गई है, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू जस्ट सेड सर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं परसों उनको मिलने के लिए मंगल को मैं गया था वहां पर जी, और लेकिन उन्होंने मुझे, हालांकि मेरा नाम लिस्ट में था और हमें नहीं मिलने दिया गया, जितने भी लोग लिस्ट में थे हमारे, उनको मिलने नहीं दिया गया। इसलिए मैं मिल के आया होता तो मैं आपको ज्यादा सही बता सकता। लेकिन अगर राजा साहब कह रहे हैं तो राजा साहब मेरे ख्याल में जो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर होगा, कैसे होंगे, उनकी उसमें ज्यादा सदाकत होगी। मैं इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उनकी बात को रिफ्यूट कर सकूं। लेकिन अहमद अवैस साहब, इस तरह की रिपोर्ट से तो फायदा बानी पीटीआई को होगा। जी दुरुस्त कह रहे हैं आपके, लेकिन सवाल तो ये है कि अगर उनको, अब ये दो मुतजाद बातें हैं ना। सलमान अकरम राजा कोई और बात कर रहे हैं और रिपोर्ट में जो है अभी आपने फरमाया वो एक बिल्कुल फर्क बात है जी। तो ये दो बिल्कुल मुनफरद चीजें हैं। तो इसका फिर मेडिकल बोर्ड को प्रॉपर यह है कि एक मेडिकल बोर्ड ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें इनके अपने मौलिक भी शामिल हों और बोर्ड में और सीनियर डॉक्टर हों, वो इनका पूरा मुआयना करें और वो रिपोर्ट आए, वो मुस्तनद होगी। बिल्कुल ठीक है अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा अहमद अवैस साहब मौजूद थे। ताम वो ये कह रहे हैं कि मेरी बानी पीटीआई से ज़ाती हैसियत में तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक मेडिकल बोर्ड इसके ऊपर ज़रूर बनना चाहिए ताकि फाइन के सामने कि बानी पीटीआई की इस वक्त जो तिब्बी हालत है वो कैसी है, वो मेडिकल बोर्ड फैसला करे। लेकिन जो माजी करीब में एक जो ऐसा केस हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, जिसमें हमने प्लेटलेट्स के गिरने की, जो तेज़ी से गिरने की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो देखी और फिर इस कंडीशन के तहत उनको हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी ले जाया गया। फिर वो इलाज मुआलजे की गरज से बैरून मुल्क भी चले गए। जब ये पता चला कि उस बीमारी का इलाज बैरून मुल्क में, तो बाहर चले गए। फिर इसको डील से या कॉम्प्रोमाइज़ से ताबीर किया गया और फिर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को क्रिटिसाइज़ करती रही। लेकिन अभी जो जेल इंतज़ामिया की तरफ से रिपोर्ट रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा कराई गई है, वो बड़ी मानी खेज़ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही, लेकिन जेल इंतज़ामिया कह रही है। तो फिर जेल इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ामात किए हुए हैं वहाँ पे बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के लिए, या क्या उनको जेल से निकाल के हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में लेकर गए थे, तो वो सर्विसेज मिलेगी, या अभी तक उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया गया है। तो ये तो ज़ाहिर है जेल इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे टेकअप करती है। इनिशियल रिस्पांस तो सलमान अकरम राजा साहब का है कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, तो फिर इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है ये देखने की बात है। और फिर ये एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर बेबुनियाद चीज़ है तो फिर क्यों की गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा आने वाले चंद दिनों के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली गौहर साहब, आज बानी पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सबमिट कराई गई हैं जेल इंतज़ामिया की तरफ से। दो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ उसमें मेंशन की गई हैं। अल्लाह ताला बानी पीटीआई को सेहतियाब करे। लेकिन ये तो जो बीमारियाँ तशख़ीस हुई हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब अपने आप को डिस्कस करें। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो बनाया जा रहा है। मुझे याद आ गया कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की वो जो प्लेटलेट्स वाला मामला था वो सब। तो ये उस वक्त आप कहते थे बीमार हैं वो, यहाँ पे बानी पीटीआई इंतज़ामिया कह रही बीमार है लेकिन पीटीआई नहीं मान रही। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये तो फिर सलमान अकरम राजा साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि वो उनको बीमार समझते हैं या नहीं समझते। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर बताऊंगा
कि जिस वक्त कलसूम नवाज साहिबा बीमार थी और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, ये वो लोग हैं जो उस वक्त भी तमस्खर उड़ाया करते थे। फिर जब नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब हुई, उस पर भी ये मतलब है कि उस वक्त की जो इनकी गवर्नमेंट में भी ये थे, इनकी सूबाई वज़ीर सेहत, इनकी तमाम लेबॉर्ट्रीज, वो जो रिपोर्ट्स थी वो सारी आई। फिर हत्ता कि ये यहाँ पर भी ना रुके, इन्होंने शौकत खानम से डॉक्टर्स बुलवाए, वहाँ से चेक करवाएं, वो भी उनकी रिपोर्ट्स सेम थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि मैंने तो खुद नहीं देखी कि वो रिपोर्ट्स क्या है कि मैं उस पर तबसरा करूं, लेकिन जाहिर है कि अगर किसी लेबॉर्ट्री से आए हैं और उसमें कुछ मसाइल हैं, अब आप कह रहे हैं कि उसमें बेशुमार बीमारियां हैं, ये आपकी वसातत से मुझे दो बीमारियां हैं सर, 2 बीमारियां उसमें जो मेंशन की गई हैं, और वो संगीन इसलिए है कि अगर वो प्रोलॉन्ग करती हैं तो वो फालिज भी हो सकता है, डिप्रेशन भी उसमें बताया गया है। तो ये तो कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं है ना अली गौर बलोच साहब? जी बिल्कुल, अगर तो वो मतलब है मुस्तनिद लेबॉर्ट्रीज से हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लेबॉर्ट्रीज हैं, तो फिर उस पर फिर बेहतर समझते हैं कि जाहिर है कि जो अदालतों के जज साहिबान हैं, ये फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर क्या डिसीजन देते हैं। नहीं, लेकिन हुकूमत को इसके ऊपर कोई मेडिकल बोर्ड नहीं तश्कील देना चाहिए? देखिए, ये तो अभी आया, ये भी अदालत पे डिपेंड करता है ना कि वो इस पर मेडिकल बोर्ड की हिदायत देते हैं या कोई खुद इस पर वो मतलब है कि वो जजमेंट देते हैं। ये डिपेंड करता है अदालतों के डिसीजन के ऊपर। जाहिर है कि जिस अदालत में पेश की गई है, सबसे पहले तो उस अदालत का देखना चाहिए कि क्या वर्डिक्ट आता है, उस पर क्या डिसीजन। वैसे आपको नहीं लगता अली गौर साहब फौरी तौर पे बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए? अगर डॉक्टर ये समझते हों और उनकी रिकमेंडेशन हों कि उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है तो फिर करना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ। देखिए, ऐसे नज़ायर तो मौजूद हैं, खुद नवाज शरीफ साहब की मिसाल है कि जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल के बाद तो हमने तो बैरून मुल्क भी जाते हुए देखा है। देखिए, बात ये है कि मैं तो पहली बात तो ये है कि मेरा तो इस मामले में बड़ा क्लियर ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से साबका अदवार में होता है, नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब हुई तब लोगों ने उसका मजाक बनाया, हत्ता कि कलसूम नवाज साहिबा वफात पा गई, लेकिन इनको शर्म और हया नहीं आई कि ये उसके ऊपर भी जो जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करते रहे। लेकिन ये मैं समझता हूँ मुकाफ़ात अमल है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये नहीं कहूँगा, इस बारे में डॉक्टर बेहतर समझते हैं, और जो भी किसी मरीज़ का इलाज हो वो मतलब है कि उसको तमाम सहूलियात दस्तयाब होनी चाहिए। जिस तरह से मैं तवक्को करता हूँ, उस वक्त हम अपनी लीडरशिप के बारे में कहते थे कि उनको इलाज की ज़रूरत है तो होना चाहिए, तो मैं सेम बात कहूँगा कि अगर बानी पीटीआई को इलाज की ज़रूरत है तो ज़रूर उनका इलाज होना चाहिए। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब के केस में हो उसके बाद वो डील या कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट का नतीजा करार दिया गया, तो यहाँ पर कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही अली गौर साहब? देखिए, ये तबसरे करना जो है ये हमारा सियासी लोगों का तो काम नहीं। ये तो जाहिर है कि जर्नलिस्ट इसके बारे में राय देते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से पहले कहा है कि जब उनकी बीमारी का मसला हो किसी भी शख्स का, वो कोई भी पाकिस्तान का शहरी, और जिसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट्स हों, और वो भी मतलब जाहिर है कि जो गवर्नमेंट के बड़े मतलब है कि वो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की लेबॉर्ट्रीज हैं, जहाँ की मतलब है जो लेबॉर्ट्रीज के रिजल्ट्स हैं जिनको मुस्तनद तस्लीम किया जाता है, तो वो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों के सामने होते हैं। उनके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई सियासत करनी चाहिए। अच्छा अली गौर साहब, बैकड्रॉप में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी जगह पे? क्योंकि जो बातें अब सामने आ रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब पर्टिकुलरली जो इसी सिस्टम के चलने की बात कर रहे हैं, अगले 5 से 10 साल की बात करते हैं, और फिर बहुत सारे वर्डिक्ट्स दे रहे हैं, और फिर मरी की बैठक की बातें भी हो रही हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे कंसेंसस हुआ है, डिसाइड कर ली गई हैं। तो क्या ऑपोजिशन के साथ भी मामलात को तय कर लिया गया है? देखिए, बात ये है कि अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि जहाँ पर मैं कहूँ कि कोई बैकडोर गवर्नमेंट के साथ तो नहीं चल रहा, और ना ही कोई मतलब है मेरे अभी तक नोटिस में है ऐसी बात। किसके साथ चल रहे हैं सर? ये आप बेहतर समझते होंगे कि किसके साथ चल रहे हैं। मैं तो आपको गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट के बारे में ये ज़रूर बताऊँगा कि हाँ,
ओपन डोर मुज़ाकरात हुए थे जिसका ये बाइकाट करके आए थे और ख़ुद इनकी ख्वाहिश पर हुए थे। और हमेशा से इनकी ये ख्वाहिश रही है कि हम अगर बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब देखते हैं जो लोगों को डील के ताने देते थे, अपनी डील के बारे में इनकी क्या राय है अगर ये करते हैं, लेकिन अभी तक मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, अब देखिए ना, आपकी अपनी हुकूमत के अंदर ही आवाज़ें तो उठना शुरू हो गई है ना। अब आप एक तरफ हाइब्रिड रजीम की बातें कर रहे हैं, उसके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके एक मिनिस्टर ये बात करते हैं, दूसरे हदफ़ तनकीद बनाते हैं। तो ये जमहूरियत के लिए कोई नेक शगुन है कि आज जो सेलिब्रेट आप कर रहे हैं कि हाइब्रिड है, और फिर मिसाली यही बातें पीटीआई किया करती थी? नहीं, देखिए पीटीआई तो तस्लीम भी नहीं करती थी ना। मतलब है कि वो आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी करके आए, पाकिस्तान का मैंडेट चुरा कर आए। आप तस्लीम करते हैं? नहीं, वो मतलब है वो तो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि वो मतलब है हम वोट चोरी करके आए हैं। अब और वो तो आज भी वो जो आरटीएस सिस्टम था वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं था। फिर जिस तरह से जनरल फैज थे वो फैज़याब होते रहे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, वो बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है, को माने या ना माने। और आज भी वो तो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जब वो कहते थे कि भाई हम तो पूरी उम्र के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं कि हमारे अली गौहर साहब, आज वैसे जो फ्यूज़ो बरक़ात आप समेट रहे हैं या जो फैज़ आपको मिल रहा है, वो मैं पूछ रहा हूँ कि जमहूरियत के लिए नेक शगुन है? क्योंकि उस वक्त जो फैज़ बट रहा था, उसके बाद आज जो बातें वो करते हैं वो भी आपके सामने है। तो फिर जब ज़ाहिर है फैज़ वाला हाथ उठ जाता है तो फिर जो गुफ्तगू होती है वो तो आपको पता ही है। देखिए, बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी हुकूमत है और जो कि ज़ाहिर है वफाक में इत्तेहादी हुकूमत है, पंजाब में पीएमएलएन की हाइब्रिड रजीम, सर हाइब्रिड रजीम का है ना। अच्छा, और उसका मौजूदा जितनी भी हमारी ज़ाहिर है कि जितने भी इदारे हैं, पाकिस्तान की अफवाज हैं, मिसाली ताल्लुकात, फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जा रहा है। चाहे हमारी खारजा महाद पर हो, चाहे हमारे इकोनॉमी के लिए हो, चाहे हमारे मुल्क के अंदर दाखिली मामलात हों जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दहशतगर्दी के खिलाफ हो, सैलाब की सूरत हाल हो, तो मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम एक डिलीवर कर रहा है। तो उसमें अगर ख्वाजा साहब ने कोई बात की तो उसके बारे में ख्वाजा साहब ने फिर वजाहत भी कर दी। तो जाहिर है कि कुछ चीज़ें जो हैं, पहले एक वक्त वो भी होता था कि जब पॉलिटिशियन ये कहते थे कि भाई जो गलतियाँ हमारे खाते में डाल दी जाती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बैकफायर करती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मतलब है कि कहती है कि ये तो सियासतदानों की गलती है, क्रेडिट खुद देती है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत और हमारी तमाम फोर्सेस इस लिहाज से एक पेज पर है कि फ्रंट फुट पर है। तो सर वैसे सादा सा सवाल है, करम है कि अगर चीजें पाक भारत, मेरी गुजारिश सुन लेना, पाक भारत जंग भी जीती हमने, खारजा के महाद के ऊपर आज देख लें, चाइना आपके साथ खड़ा था, जंग हुई, आपके साथ टर्की खड़ा था, आपका मिडल ईस्ट खड़ा था, आपके साथ सऊदीया खड़ा था, दीगर मालिक, इनके दौर में तो हम तन्हाई का शिकार थे। आज आप इसको चाहे जो है वो हाइब्रिड रजीम बोले या जो भी बोले, लेकिन एक बात जरूर है कि इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर हमारी अफवाज भी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं और हुकूमत के साथ भी, और मैं समझता हूँ उससे अच्छे नताइज मिल रहे हैं। हुकूमत आगे की तरफ, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की के जो बयानियाँ हैं उसको पूरी दुनिया में पजीराई हासिल है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है मौजूदा निज़ाम। सर ये जो 4 साल पहले हम बातें सुनते थे, पहले उस वक्त कहने वाला कोई और था, आज बातें वही हैं, कहने वाले बदल गए। तो अगर ये खुदा न खास्ता बैकफायर करता है तो फिर किसको दोष देना है सर? देखिए, अभी तक तो कोई चीज़ बैकफायर नहीं की। जब अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। मैं नहीं समझता कि अभी ये कबल अज़ वक्त बातें, ठीक, जब कोई सिलसिला होगा। आप मुझे ये बताएं कि ये तो कर देना कि जिस तरह मैं और आप बैठे और मैं कहूँ कि मैं आपको गाली दे दूंगा, या आप मैं समझूं कि आप मुझे गाली दे देंगे, तो ये चीज़ें तो फिर वो क्या सराइयाँ हैं ना। क्या सराइयों के ऊपर तो तजिए नहीं किए जा सकते, तजिए तो हकायक के ऊपर किए जा सकते हैं, सूरत हाल के ऊपर, जो करंट सूरत हाल है उसके ऊपर तो बात की जा सकती है। कल ये होगा तो वो क्या होगा, परसों वो होगा तो वो, जब परसों और कल सर होगा तो फिर उस पर मैं और अली गौहर साहब, जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं या जमहूरियत पसंद होते हैं, वो तो ज़ाहिर है बैलेट की बात करते हैं ना।
वो तो जमहूर की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस की बात करते हैं। ये कह देना कि तसलसल 10 साल तक रहेगा या 15 साल तक रहेगा, ये कोई जमहूरी सोच है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये जमहूरी सोच है। और अच्छा। ये तवक्को करना कि जो हुकूमत डिलीवर कर रही हो, और ये हर हुकूमत तवक्को करती है कि अगर हम डिलीवर करेंगे और हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे तो हालात हमारे फेवरेबल हो। तो सर ये फैसला किसने करना है? अली गौहर साहब प्लीज सर, खुदा का वास्ता है ऐसे ना कहें सर। ये फैसला किसने करना है कि आप डिलीवर कर रहे हैं? फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना तो अवाम करती है ना सर, 5 साल अवाम बैलेट में करती है ना सर। ये थोड़ी है कि तसलसल जारी, ये थोड़ी कि 10 साल तक मैंने खुद ही फैसला कर लिया मैं डिलीवर कर रहा हूं तो मैं 10 साल अगर पाकिस्तान के अवाम आइंदा इलेक्शन में भी हमें वोट देते हैं, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं मुश्किल हालात के अंदर, ये कयासराई नहीं तो है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कम्बिनेशन रहेगा, और उम्मीद है कि जो दरारें डालने के ख्वाहिशमंद अनासर हैं उनको नाकामी होगी और ये तसलसल चलता रहेगा इस तरह। ये भी वैसे कयास रही है सर। बाकी तो आने वाले एक लम्हे का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है या परसों, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। वो तो सारी प्रेडिक्शन दी है ना। आप कोई और चीज प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, मैं कुछ और एंगल से देख रहा हूँ, लेकिन ये तवक्को करना कि ये तसलसल चलता है, ये तो खुशाइन बात है। इसकी तवक्को रखनी चाहिए। पैबस्त रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। ठीक है सर, खुदा करे कि शजर और उम्मीदें बहार दोनों बरकरार रहे सर। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आता है। इंसान कितना जी सकता है ये तो कुदरत ही बेहतर जानती है, लेकिन इंसान की फितरत हमेशा से ये रही है कि वो अपनी ज़िंदगी को तवील और बेहतर बनाने की जस्तजू में लगा रहा है। इस जस्तजू ने साइंस और तिब को नई नई समतों में आगे बढ़ाया है। आज इंसान सिर्फ बीमारियों के इलाज तक महदूद नहीं, बल्कि बुढ़ापे को दूर करने, आज़ा बदलने और हत्ता की उम्र को गैर मामूली हद तक बढ़ाने के इम्कानात पर भी तहकीक कर रहा है। इसी पस मंज़र में बीजिंग की फौजी परेड के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की हॉट माइक पर रिकॉर्ड होने वाली गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें दोनों रहनुमा इंसान की तवील उम्री, आज़ा की पैबंदकारी और 150 साल तक जिंदा रहने के इम्कानात पर बात कर रहे हैं। रॉयटर्स और दीगर मोतबर इदारों के मुताबिक रूसी सदर पुतिन के मुतरजम को यह कहते हुए सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है, आज़ा की पैबंदकारी मुमकिन हो रही है और इससे इंसानी ज़िंदगी में हैरानकुन इजाफा हो सकता है। इस पर शी जिनपिंग का कहना था कि बाज़ माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसी सदी में इंसान 150 साल तक जी सकेंगे। बाद में रूसी सदर पुतिन ने खुद भी इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने जदीद तिब, सर्जरी और आज़ा की पैबंदकारी जैसे तरीकों पर चीनी सदर से गुफ्तगू की। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इंसान 150 साल तक जी सकता है? साइंसी तौर पर इस वक्त तक सबसे ज़्यादा तस्लीम शुदा उम्र 122 बरस की है। इससे आगे जाना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। कुछ मुहक्किकीन ने रियाजियाती मॉडल्स और डेटा की बुनियाद पर पेशगोई की है कि इंसानी जिस्मानी निज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तकरीबन 150 साल तक हो सकती है, लेकिन ये महज अंदाजे हैं, नाकाबिले तरदीद हकीकत नहीं है। इसके बावजूद दुनिया भर में तवील उम्र और बेहतर सेहत पर वसी तहकीक जारी है और दो बड़े ममालिक के जो सरबराहान हैं वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हवाले से साइंस आगे कैसे बढ़ती है और क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।